नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी है, शनिवार है, विक्रम संवत 2077। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम की 9वीं तारीख है और हिजरी 1442 है और अंग्रेजी की आज 29 अगस्त है, जो वर्ष का 241वां दिन है और साल में अभी 124 दिन बाकी हैं। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास की। देश में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी महारत हासिल की है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। भारत में हॉकी के स्वर्णिम युग के साक्षी मेजर ध्यानचंद का नाम ऐसे लोगों में शुमार है जिन्होंने अपने खेल से भारत को ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्णिम सफलता दिलाने के साथ ही परंपरागत एशियाई हॉकी में भारत का दबदबा कायम किया। विपक्षी खिलाड़ियों के कब्जे से गेंद छीनकर बिजली की तेजी से दौड़ने वाले ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार देकर अलंकृत किया जाता है। इसी के तहत 1998 में सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आज ही के दिन सम्मानित किया गया था। 1612 में पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने सूरत की लड़ाई में पराजित किया। 16वीं ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1833 में ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम के कानून का आज ही के दिन रूप लिया था। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिशों की नीतियों ने हालांकि तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों के उन्मूलन में सहयोग दिया, लेकिन धीरे धीरे भारत की सामाजिक धार्मिक बनावट को कमजोर करने का भी काम किया, क्योंकि वे मुख्यतः अंग्रेजी सोच व समझ पर ही आधारित थी। 1842 में लंबे समय से चल रहा अफीम युद्ध आज ही के दिन समाप्त किया गया। 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्ध अफीम युद्ध कहलाते हैं। इस द्वंद्व की शुरुआत ब्रिटेन की चीन के साथ व्यापार में आई कमी और ब्रिटेन द्वारा भारत से चीन में अफीम की तस्करी को लेकर शुरू हुई। चीन के कानून के अनुसार अफीम का आयात करना प्रतिबंधित था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पटना में निर्मित तथा कलकत्ता में नीलाम किए गए अफीम की तस्करी से चीन नाराज था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते खर्च और चीन से रेशम और चाय के भुगतान के लिए अफीम एक ऐसा द्रव्य था जिसकी चीनी जनता में बहुत मांग थी, पर इस नशीले प्रभाव के कारण चिंग शासक इसके विरुद्ध थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन को अपने 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े और हांगकांग द्वीप पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया और अफीम का व्यापार भी होता रहा। युद्ध की वजह से चिंग राजवंश के खिलाफ चीनी जनता ने विद्रोह किए। आज ही के दिन 1947 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत में शिक्षा को समर्पित शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना करीब 100 वर्ष पहले हुई थी और देश की स्वतंत्रता के पहले सन 1910 में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा विभाग का गठन किया गया। हालांकि 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 29 अगस्त सन 1947 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्ण रूप से शिक्षा को समर्पित शिक्षा विभाग की स्थापना फिर से करी गई, लेकिन इस विभाग के नाम, कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों में स्वतंत्रता के बाद भी समय समय पर कई बदलाव किए जाते रहे हैं। 1957 में भारत सरकार ने नागरिक अधिकार अधिनियम को पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत छुआछूत को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है या इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है या ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर या जाति व्यवस्था के आधार पर किसी परंपरा के आधार पर किसी अन्य प्रकार से किसी भी रूप में छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो उस व्यक्ति को
छुआछूत के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाला माना जाएगा और नागरिक संरक्षण अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत वो उसका भागीदार रहेगा, उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1974 में चौधरी चरण सिंह ने आज ही के दिन लोकदल पार्टी की स्थापना करी। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। तब इसका चुनाव चिन्ह जो था हलदर किसान था। इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए कई नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों का विलय कराकर जनता पार्टी बनाई। कई पार्टियों को मिलाकर बनाई इस जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हलदर किसान था। 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई और मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। आइए रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार की बहुचर्चित प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुक्रवार को 6 साल पूरे हो गए और सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था, जिसका मकसद गरीब लोगों के बैंक से खाते खुलवाना था। आज जब इसको 6 साल पूरे हो गए तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों को बधाई दी और इस योजना से जुड़े कुछ तथ्य भी सभी के सामने रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद गरीब लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। ये गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने गरीबी में फंसे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल ही आयोजित किया जाएगा, जहां एथलीट, कोच और अन्य विजेता जो इस पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, खेल प्राधिकरण केंद्र में इकट्ठा होने के बाद राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़ेंगे। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नीला खेल रत्न के लिए और लाल अर्जुन पुरस्कार के लिए ब्लेजर उनके पदकों के साथ और कांस्य मूर्तियां अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के लिए समारोह से पहले ही उनको दे दिया जाएगा। समारोह के दिन विजेता अपने नजदीकी साई सेंटर पर इकट्ठा होंगे और एक सामान्य हाल क्षेत्र में बैठे होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सहयोगी संगठनों ने ऑनलाइन शिक्षा से गरीब बच्चों को जोड़ने की दिशा में तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी की है। दलित और वनवासी इलाकों में जरूरतमंद बच्चों का सर्वे कर संघ सामाजिक सहभागिता के जरिए उन तक संसाधन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुदूर इलाके में रहने वाले बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में भी न पिछड़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी के अनुसार ट्राइबल एरिया के बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा की संसाधन न होने से दिक्कतें की सामने आई हैं और ऐसे में संगठन ने सामाजिक सहभागिता के जरिए बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिशें शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश के 1,44,00,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड पहले से जारी है और अब योगी सरकार 12 लाख और किसानों को केसीसी देने जा रही है। इसके साथ इसके लिए राज्य के 825 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। यह तो रही सरकार की तैयारियों की बात। अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाना बेहद आसान है। बिजली विभाग की हमारी अगली खबर है दिल्ली से, जो कि दिल्ली बिजली नियामक आयोग TERC ने शुक्रवार को घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वह शहर में 2020-2021 के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगा। DERC ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा कोविड-19 के हालात को देखते हुए औद्योगिक, सार्वजनिक इकाइयों और घरेलू उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सितंबर में दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग दर के तहत 20% सरचार्ज की छूट दे दी है। अपराध को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जगह जगह CCTV कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की बदौलत एक परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं। अपहरण के 5 दिन बाद 8 वर्षीय बच्चे को अपहरणकर्ता खुद ही घर से दूर छोड़कर फरार हो गए। बच्चे की अपहरण की वारदात इलाके में लगे सरकार के कैमरों में कैद हो गई थी और वो फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य माध्यम में वायरल हो गई थी, जिसके बदौलत बच्चा सही सलामत अपने घर पहुंच गया है। जिस वक्त अपहरणकर्ता बच्चे को इलाके में छोड़ने आए, वह तब भी कैमरों में कैद हो गए थे। बच्चे के घर आ जाने से अभिभावक काफी
खुश हैं और अभिभावकों ने दिल्ली सरकार को इसका धन्यवाद किया है। घर या जमीन खरीदने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका सपना अब साकार होने वाला है। घर या जमीन खरीदने वालों के लिए एक शानदार खबर है, जिससे आप सस्ते दामों में मकान और जमीन खरीद सकते हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने आवासों के बिक्री विलेख दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 3% करने का ऐलान किया था। अब उसी के आधार पर आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसको सभी राज्यों में लागू करने की बात कही है। इसे लागू करने के साथ आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव ने महाराष्ट्र सरकार की नीति की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली से ही बटन दबाकर वो राष्ट्रीय महत्व की संस्था को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। वर्चुअल सभा होगी, जिसमें पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 50,000 लोग ऑनलाइन शामिल होंगे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के लोकार्पण को लेकर कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से प्रयास कर रहा था। मानव के सर्वांगीण विकास का मूल शिक्षा है। एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण से और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिनमें जेंडर समावेशी कोष की स्थापना एक नया और क्रांतिकारी कदम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरी ईमानदारी से उन समस्याओं और बाधाओं को पहचाना है जो लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में आती हैं। यह सकारात्मक संकेत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नीतिगत प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्री का उल्लेख प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता ही है, और साथ ही भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता की ओर सुखद संकेत देता है। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास धन होगा तो जब हम अमीर हो जाएंगे तब हम फिर ये करेंगे, तब हम वो करेंगे, जो हमारी सोच है। पर ऐसा होता नहीं है। धन भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचता है, जब हम कुछ करेंगे तभी वो हमारे पास आता है। इसलिए सोचिए मत, काम करिए ताकि आगे बढ़े, सकारात्मक रहें। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों से जुड़े रहें। हमारी पहल अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने दिन को, अपने जीवन को सकारात्मकता से संचालित करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।